नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस निशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सम इंग्लिश। अपनी सीरीज चल रही है आपके सवाल हमारे जवाब आरपीएससी सेकंड ग्रेड या ग्रेड 2 है, वरिष्ठ अध्यापक या सीनियर टीचर। उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका वहां पर पार्ट नंबर 6 हो चुका है, पार्ट नंबर 7 है। उसके अंदर जो पीछे वाले क्वेश्चंस आपने किए हैं उन्हीं में ऐड करते चलेंगे। इस बार नंबर लगाए ही नहीं तो वहां पर कर लेते, 39 तक हुआ था आपका वहां पर। तो ये अपने पास में क्वेश्चन है वो चलेगा 40 वाला। बच्चे ने जो सवाल दिया है इस तरीके से लिख कर दिया, उसने कहा कि ये जो वर्ड आता है सर PHONETIC, अब इस वर्ड का मुझे क्या चाहिए, आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन चाहिए। मतलब खुद फोनेटिक जो वर्ड है ना, उस फोनेटिक वर्ड का हमें क्या चाहिए, वहां पर आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन चाहिए। ठीक है, तो बच्चे का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल कहूंगा आपका, कि जिस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं कम से कम उसकी जानकारी हमें वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका उच्चारण फोनेटिक नहीं पढ़ेंगे बेटा, जब भी पढ़ते तो फोनेटिक की बजाय क्या पढ़ा जाना चाहिए उसे, आपका वहां पर फोनेटिक। ठीक है, फोनेटिक वहां पर बोला जाना चाहिए। एक बार फिर कह रहा हूं, आपका वहां पर फोनेटिक नहीं बल्कि क्या पढ़ा जाना चाहिए उसे, आपका फोनेटिक, ऐसा वहां पर बोला जाना चाहिए। इसका वर्ड स्ट्रेस है वो भी आपको इसके अंदर आपको सिखा देता हूं। पहले इसका हिंदी में उच्चारण है वो एक बार सीख लें। इस तरीके से लिखा जाएगा इसे, आपका फोनेटिक, ऐसा इसे पढ़ा जाएगा। अलग अलग करते हैं इसे आपका, तो आप गौर करें, इसमें फे साउंड है, फे को अगर तोड़ देते हैं तो इसमें बेटा ए साउंड है, फिर इसमें न साउंड है, फिर इसमें ए साउंड है, फिर इसमें टे साउंड है, फिर इसमें ई साउंड है बेटा, और फिर उसके बाद में यहां पर क्या है, आपका कै साउंड है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये फे साउंड आ जाता है, ये ए साउंड आ जाता है, ये न साउंड आ जाता है, ये ए साउंड आ जाता है, ये टे साउंड आ जाता है, ये ई साउंड आ जाता है, और ये आपका कै साउंड। तो ये फोनेटिक नहीं होता है बेटा, क्या होता है आपका वहां पर, फोनेटिक। ऐसा इसे कंसीडर वहां पर किया जाता है। स्ट्रेस मैटर आप देखते हैं तो शुरू के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है कि ये स्वा साउंड है, स्वा साउंड अपने पास में बड़ी स्ट्रेस लेगा नहीं, तो मेनली स्ट्रेस कहां आएगा, न पे आ जाएगा, ए साउंड में, और ये आपका वहां पर अनस्ट्रेस नेचर में आ जाएगा। ये सवाल 4 का। बच्चे ने इसे फॉरवर्ड स्लैशेस लगा रखे हैं। एक बार मैं आपको ये कहूंगा कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर दो ना बेटा, तब तो फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दो, अदरवाइज मूल वर्ड है तो उसमें फॉरवर्ड स्लैशेस की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे ने वहां पर एक अलग से वर्ड पूछा है आपका, वहां पर ये पूछा है RAMADAN, इसे इंग्लिश वोकैबुलरी है उसके अंदर शामिल आपका वहां पर किया जा चुका है। पहले हालांकि ऐसा नहीं था आपका, ठीक है, लेकिन अब बेटा वहां पर धीरे धीरे अलग अलग भाषा हैं उनको वहां पर काम में लिया जा चुका। अपन इसे हिंदी में जब पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा, आपका रमादान पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन गौर करना वहां पर जब इंग्लिश में आते आते इसका उच्चारण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, आपका रमजान, रमजान, इस तरीके से वहां पर उसे पढ़ा जाता है। हिंदी में उर्दू के जुबान के आधार पर आप लेते हैं तब अलग पढ़ते हैं, इसे आपका रमादान पढ़ते हैं, लेकिन जब आप ब्रिटिशर्स की तरफ इसे लेकर जाते हैं तो इसे इस तरीके से पढ़ा जाएगा, आपका रमजान, रमजान, इस तरीके से आपका। ठीक है, अलग अलग करके देखें, यहां पर रे साउंड आ जाएगा, फिर यहां पर क्या है, आई साउंड है, उसके बाद में मै साउंड है आपका, मै के साथ में ए साउंड आ जाएगा, फिर आपका डे साउंड आ जाएगा, फिर से आपका आई साउंड आ जाएगा, उसके बाद में आपका न साउंड आ जाएगा। तो यहां लेंगे तो रे है, रे के बाद में बेटा आई है, आई के बाद में आपका मै है, मै के बाद में ए है, फिर आपका डे है, डे के बाद में आई है, और फिर बेटा आपका न है। ये पढ़ा जाता है रमजान। लेकिन उर्दू भाषा, अरबी भाषा और हिंदी भाषा में जब इसे पढ़ा जाए तो इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। कौन सा बेटा, आपका वहां पर रमादान। ये मुस्लिम मजहब के अंदर जो इस्लामिक वर्ष होता है, जैसे हिंदुओं में विक्रम संवत की अपन बात करते हैं, आपका ईसाइयों में ईसाई आपका जो ईसा वाला पार्ट है वो चलता है आपका, वैसे इस्लामिक जो ईयर है उसमें जो 9वां महीना होता है उसे अपन किसका नाम देते हैं, रमजान, ऐसा बोलते हैं। यहां आते आते क्या होता है, आपका रमादान होता है। जब इसे आप पढ़ें तो इसके अंदर जो स्ट्रेस पैटर्न आएगा वो आराम से पता चलता है कि ये नाउन वर्ड है तो नाउन वर्ड में पहले पे लगेगा, यहां ले लेंगे, और ये आपका अनस्ट्रेस्ड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 42 वाले पे आ जाएं। इसे हिंदी में आप पढ़ते हैं तो इसे मसीहा ऐसा बोला जाता है, आपका वहां पर भविष्यवाणी करने वाला, या फिर जो आपका ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है आपका, परवरदिगार है आपका, ठीक है, उनके लिए वहां पर कोई मैसेंजर के तौर पर काम करने वाला इशू है वो इसमें बोला जाता है।
अब लगभग लगभग क्या है कि ईश्वर उसे किसी न किसी प्रकार की विशेष शक्तियां देता है जिसके आधार पर यह बाकी लोगों से ऊपर आपका वहां पर माना जाता है। इसका उच्चारण अपन लेते हैं तो बेटा प्रोफेट नहीं, इसे क्या पढ़ते हैं आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रोफेट नहीं पढ़ते बेटा, इसे क्या पढ़ेंगे आपका प्रॉफिट। एक बार फिर बोलता हूं, जिसे PROFIT आता ना प्रॉफिट, लाइक दैट वैसा पढ़ा जाता है। कुछ लोग इसे पढ़ देते हैं प्रोफेट या प्रोफेट, जबकि ये इसका शुद्ध उच्चारण वहां पर नहीं होता है। तीसरी दफा बोल रहा हूं, इसे क्या कहा जाता है प्रॉफिट। इस तरीके से ऐसा पढ़ेंगे इसका उच्चारण प्रो, और फिर बेटा यहां आ जाएगा फिट। ऐसा अलग अलग करते हैं तो पे साउंड रहा, पे के बाद में यहां पर रे साउंड रहा, रे के बाद में आपका ओ साउंड रहा, फिर आपका फे साउंड यहां पर रहा, फिर आपका ई साउंड यहां पर रहा, फिर आपका टे साउंड यहां देखने को मिला। तो यहां क्या आएगा, पे है, रे है, ओ है, फिर फे है, फिर ई साउंड है, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा आपका टे साउंड आ जाएगा। क्या बन जाएगा वहां पर प्रॉफिट। फिर से ये नाउन वर्ड आ गया, नाउन वर्ड भी पहले सिंबल के साथ में से आपका ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस नहीं बताना चाहते हैं, अनस्ट्रेस्ड वाला स्थिति का भाग लेना चाहते हैं, तो वो सेकंड सिंबल पे आ जाएगा। सेकेंडरी में ले सकते हैं आपका वहां पर कौन सा, ये वाला पार्ट, ई वाला, लेकिन वो हमसे नहीं पूछा जाता, हमसे बेटा केवल ये वाला पूछा जाता है। फिर अगले सवाल पे आओ 43 वाला। अब ये वापिस बच्चा ग्रामेटिकल की तरफ बढ़ रहा है आपका। ब्लैंक ऑफ दीज पेन्स वर्क, इनमें से कोई भी पेन है वो काम नहीं करता है या फिर आपका करता है। तो ये जो क्वेश्चन अपने पास में बना, इसमें चारों के चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो काफी हद तक आपको वहां पर उलझाने वाले होते हैं। ऐसा लगता है कि कोई सा ही लगा दो, सारे इसमें वहां पर आपका काम करने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में आंसर तो एक ही रहेगा। एक से ज्यादा आंसर वहां पर आप दे नहीं सकते। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन में क्या आपका, आउ दीज पेन्स, पेन से बना हुआ है आपका वहां पर पेन्स, और फिर लिखा वर्क, मतलब इनमें से पेन चलता है या एक से ज्यादा पेन वहां पर आपके चलते हैं। तो उसको देखना, अगर आपका कोई एक पेन चल गया तो आप उसी पेन को काम में लेते हैं, दूसरे पेन को हाथ में नहीं लेते। मतलब एक से ज्यादा की बात आप वहां नहीं कर रहे। एक से ज्यादा की बात कब करेंगे, जब एक पेन नहीं चल रहा है दूसरा लिया, दूसरा नहीं चल रहा है तीसरा लिया, तीसरा नहीं चल रहा है तो चौथा लिया। तो नेगेटिव में तो एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी में नहीं आएगा। आपने ये कहा कि भाई सम ऑफ दीज पेन्स वर्क्स, इसमें से कुछ पेन चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं, इसे चेक कर करके अलग थोड़ी रखोगे। आपको जो जरूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग लोगे, तो पॉजिटिव सेंस वहां पर नहीं आएगा। आपने कहा मेनी ऑफ दीज पेन्स वर्क, इसके मायने क्या, वहां पर आपका हद से ज्यादा कलम का काम करने वाला हिस्सा वो भी इसमें इंक्लूड आपका नहीं होगा, क्योंकि आप जब सारे पेन काम कर रहे हैं तो चला चला के आप देखने वाली कंडीशन इसमें नहीं देंगे। और फ्यू का मतलब नए के बराबर, ठीक है, तब भी आपने ज्यादा चेक किया है नहीं, आपको पेन चेक करना था और उसमें से एक भी पेन काम नहीं कर रहा, तो आप कह रहे भैया आपने 10 पेन रखे, 15 रखे, 20 रखे, एक भी काम नहीं कर रहा, तो वहां पर किसका सेंस आ जाएगा, नन का सेंस आ जाएगा। ठीक, अगले पे लो इसमें। अब इसमें सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर है आपका वहां पर 44 वाला है। 44 वाला सवाल इसमें देखना आपका, इसमें साइनोनिम नहीं पढ़ेंगे, सिनोनिम पढ़ेंगे। सिनोनिम में भी सिनोनिम, सिनोनिम भी पूर्णतः शुद्ध नहीं है, पूर्णतः शुद्ध है सिनोनिम। सिनोनिम समानार्थी, ये सिमिलर है, सेम इन मीनिंग है, और इसमें वर्ड इसका बच्चे ने पूछा है BELLICOSE। एक बार फिर बोल रहा हूं, BELLICOSE। पहले तो इसका उच्चारण बेटा आप सीख लेना। वहां पर आपका अपने पास में साइनोनिम नहीं होता है, सिनोनिम नहीं होता है, सिनोनिम होता है। क्या पढ़ेंगे बेटा आपका वहां पर, सिनोनिम, पर्यायवाची, जो आप हिंदी में बोलते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर उसे वहां पर आप समानार्थी कह दें या नियर टू वहां पर आपका कहा जा सकता है। जो बेलिकाउस है उसका सिनोनिम के पार्ट पे आप ये कहेंगे जहां आप किसी ना किसी से दुश्मनी का जो भाव है वो रख लेते हैं। कहीं ना कहीं इंटरनली आपको लगता है कि भाई उस व्यक्ति से आपकी बनती नहीं है, या फिर वो व्यक्ति है आपके लिए घातक वहां पर हो सकता है। कहीं ना कहीं आक्रामकता का जो भाव है वो वहां पर देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है बेलिकाउस। मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी का भाव इसमें देखने को मिलेगा, या तो हॉस्टाइल नेचर आ सकता है, शत्रुता वाला भाव रखा जा सकता है, एनिमी लाइक हो सकता है, इसी को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं आपका, इसी में आपका एग्रेसिव नेचर है, आक्रामकता है, उसको शामिल आपका वहां पर किया जा सकता। बहुत सारे वर्ड्स हैं, मुझे उन वर्ड्स को रट्टा नहीं मरवाना है, मुझे केवल इतना बेटा आपको बताना है कि बेलिकाउस का मतलब क्या है। किसी से आपको नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है, आप ईर्ष्या कर लेते हैं, फिर शत्रुता का भाव पाल लेते हो, किसमें चला जाता है आपका बेलिकाउस में। अगले सवाल पे आओ
45 वाला है। ठीक है, अब एक यहां पर कहावत बच्चे ने पूछी है, एज यू सो यू विल रीप। तो इसके अंदर क्या सेंटेंस करेक्शन में आएगा या नहीं आएगा? एज यू सो का मतलब होता है जैसा आप वहां पर बोते हैं, सो का मतलब वहां पर क्या है? बोना है। ठीक है, वैसा का वैसा आप क्या करेंगे? वहां पर काटेंगे। तो ये कहावत होती है, उसके अंदर आप क्या नहीं कर सकते? चेंजेस नहीं ला सकते, आपका चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। आपने ऐसा लिखा है एज यू सो, आगे एक्चुअल में कहावत ये नहीं थी, बच्चे ने जो चेंज करके वहां पर दी है, तो कहावत ऐसी बनती है, सो शैल यू रीप, सो शैल यू रीप। रीप का मतलब काटने से, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वैसा वहां पर काटोगे। बच्चे का कंफ्यूजन क्या कि सर यू के साथ तो विल आता है, शैल कैसे आया पहला, फिर शैल पहले क्यों आया? तो अगर मैं कहता हूं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या ऊंट के मुंह में जीरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, अब इनमें कभी भी आप लोकोक्ति है, मुहावरा है, कहावत है, उसमें शब्द तो दूर की बात, एक अक्षर भी, एक वर्ण भी आप क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तित वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कहावत है वैसा रखा जाएगा। एक तो तर्क इसका ही है। दूसरा, और ग्रामेटिकली निकालो तो भी निकल जाएगा। अपने पास किसी चीज पर प्रेशर डालना है तो जो प्रेशर डालने वाला वर्ड है उसे आगे नहीं बल्कि पहले रख लिया जाता है, शुरू में। जैसे शैल को आगे ले जाएंगे, प्रेशर कम पड़ेगा तो पहले लेकर आएंगे। फिर यू के साथ तो विल आता है, यू के साथ शैल कहां से आया आपका? ठीक है, तो इसको ये परखो कि अगर 50-50 होगा तो आई और वी के साथ शेल है, बाकी सबके साथ में क्या आ जाएगा बताओ? आपका वहां पर विल है। लेकिन 100% होता तो आई और वी के साथ में विल आएगा, बाकी सबके साथ में शेल आएगा। जैसा बोएंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही परिणाम मिलेगा, वैसी फसल काटने को मिलेगी। तो यहां पर अपना स्तर है वो गलत हो जाता है, ये अवस्था इसमें गलत हो जाती है। जो बच्चे ने पूछना चाहा 46 पे आ जाओ बेटा, आपका वहां पर 46वां सवाल जो बच्चों ने वहां पर भेजा है, ये लिटरेचर से जुड़ा हुआ पार्ट है। हु कंपोज द रेप ऑफ द लॉक? रेप ऑफ द लॉक है, उसको कंपोज किसने किया, मतलब उसकी रचना किसने की? आपका वहां पर ये कंपोजिशन किसका है? तो अगर आप एक यूजी लिटरेचर में पैटर्न पढ़ते हो, आपका सॉलिट्यूड वाला, अगर उसको आपने पढ़ रखा है तो आपसे गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं बेटा वहां पर। ठीक है, यहां जो लोक है, लोक का मतलब बालों के झुंड से लिया जाता है। आपका मेनली किससे लिया जाएगा बताओ? आपका वहां पर बालों के चोटी से वहां पर लिया जाएगा। तो ये जो रेप ऑफ द लोक है वो लिखा हुआ है एक सटायर के तौर पर, और पोइट्री में है जहां पर अलेक्जेंडर पोप ने लिखा इसे। तो इसमें दो चीजें तुम्हें देखनी है। पहला तो ये किसका काम कर रहा है? पोएटिक सेक्शन का काम कर रहा है, पोइट्री का काम करेगा। दूसरा, इसके अंदर एक चीज ये देखना कि ये किसके लिए आता है? आपका सटायरिकल टोन के लिए आएगा, सटायर के लिए वहां पर देखा जाएगा। ठीक है, अब तीसरी एक और बात की, ये लिखा हुआ किसका है? तो ये लिखा हुआ है आपका वहां पर अलेक्जेंडर पोप का। इन्हीं की एक पोइट्री है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, उसका नाम वहां पर है सॉलिट्यूड। एकाकीपन या फिर एकांत के लिए, जो अकेलेपन के लिए बोला जाता है, वो इसमें आपका शामिल कर दिया जाएगा। अगले पे आओ 47 वाले पे, कि शी हैविंग मेट ऑल, ये नंबर लगा देते हैं कहीं पर इसमें आपकी प्रॉब्लम ना आए कि कितने सवाल आपने वहां पर कर लिए। शी हैविंग मेट ऑल हर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु यूज्ड टू बी हर नेबर्स टू डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ गेट टुगेदर पार्टी। ये लो, उसने अपने बचपन के सभी दोस्तों से मुलाकात कर ली जो उसके पड़ोसी के रूप में, पड़ोसी के लिहाज से उससे मिलने आया करते थे आपका, और उन सब ने इस चीज को वहां पर डिसाइड किया। ठीक है, किसके लिए? कि वो गेट टुगेदर पार्टी है उसको वहां पर रखने वाले हैं। ठीक है, इसमें 4 अपने पास ऑप्शन है, वोज है, वर है, हैज है, हैव है। तो डिसाइडेड किया मेरे पास में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में मैं जनरली लेता हूं तो मुझे हैज मिल सकता है, हैव मिल सकता है, वोज या वर भी मिल सकता है। किसमें? पेस्ट्री में मिल सकता है। वोज या वर क्या है? बी का फॉर्म है। तो ये ऐसे तो नहीं कि सीधा सीधा अपन ने एक ऑप्शन काट दिया, वो तो इसमें वहां पर कटने वाला नहीं है। तो आप एक बार इस पे 10 सेकंड लेके ये सोचें कि आपके अकॉर्डिंग इसमें वोज आएगा या वर आएगा या फिर आपका हैज आएगा या फिर बेटा वहां पर आपका हैव आएगा। इस क्वेश्चन को चेक करते हैं तो बेटा, शी हैविंग मेट ऑल हर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, अपने बचपन के सारे दोस्तों से मिलने के बाद में, सहेलियों से मिलने के बाद में, who used to be her neighbors, जो उसके पड़ोसी हुआ करते थे, टू उन्होंने भी इस चीज के लिए निश्चय किया
टू ऑर्गेनाइज ए गेट टुगेदर पार्टी। सबने मिलकर किया वहां पर आपका। तो आप देख सकते हैं यहां पर इनके लिए कैसा है, प्लूरल है, मतलब सिंगुलर वाला जो सेंस है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपका हटा सकते हैं। दूसरी एक और चीज गौर ये करो, यहां पर रिलेटिव स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं, तो वहां पर ये चीज आपकी हट जाती है। लेकिन बच्चे ने जो सवाल भेजा, ये सवाल अपने आप में कंप्लीशन का भाव वहां पर नहीं देता है। कहीं ना कहीं सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, बस यहीं तक की बात बताता है, इसके अलावा वहां पर आपको बताता नहीं है। अब इसमें मैं अगर एक वचन को हटाकर बाहर कर दूं आपका, तो वॉज और हैज बाहर हो जाएगा, फिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आ जाएगा। तो एक्टिव वॉइस में इसके अंदर क्या लगेगा, वहां पर हैव डिसाइडेड, और पैसिव में क्या लग जाएगा आपका, वहां पर वर डिसाइडेड। तो ये जो फ्रेमिंग होती है, ये फ्रेमिंग तो फिर भी ठीक कह सकता हूं बच्चे की, लेकिन यहां पर ये फ्रेमिंग है वो ठीक नहीं है। किसकी वजह से, इस वर्ड की वजह से, इस टू की वजह से। तो कई बार आप ऐसे सवालों में उलझ जाते हैं जो मूल आधार नहीं बनाते। अब कहने को यहां पर क्या कर सकता हूं मैं, आपका हैज डिसाइडेड की जगह हैव डिसाइडेड, लेकिन वो प्रॉपर वे में कभी क्वेश्चनिंग है, उसका पार्ट वहां पर बनता नहीं है। तो ये बच्चे का सवाल था, मैं उसे इंडिकेट करूंगा, उसे हिंट दूंगा कि इस पर आपको टाइम खराब करना नहीं होता है। क्लियर कट जो आपका कॉन्सेप्ट होती है, उसके साथ ही सवाल रखा जाता है, नॉर्मली वहां पर रखा नहीं जाता है। अगले सवाल पे आओ, 48 वाला ऐसे सवाल। ये जो सवाल है, इस तरीके से आपका पेपर सेटर आपसे वहां पर पूछना चाहेगा। मोर देन वन स्टूडेंट ब्लैंक फेल्ड इन द एग्जाम, कि अगले ने क्या कहा कि एक से ज्यादा बच्चे जो परीक्षा में असफल हुए, इस तरीके से पूछा जाता। तो फेल्ड यहां पर क्या बताओ, देखें वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो आप गौर कर सकते हैं, डज के साथ में सीधा थर्ड फॉर्म नहीं आता, विल के साथ में सीधा थर्ड फॉर्म नहीं आता है। अब बचा कौन सा, हैज या हैव। तो इसमें आप चेक करेंगे तो मेरे पास देन किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। ये मेरे पास में सेकंड वाला है, ये मेरे पास में फर्स्ट वाला। प्रीपोजिशन में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड होता है, ठीक है, सिंटेक्स होता है, उसमें पहले वाले के अनुसार ले लेंगे। पहले वाला मोह कैसा है आपका, वहां पर प्लूरल है आपका, ठीक, और उस हिसाब से लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर वन स्टूडेंट है, एक छात्र है, उसके अनुसार नहीं आएगा, बल्कि किसके अनुसार आएगा, मोर के अनुसार। और मोर बेटा कैसा होता है, काउंटेबल प्लूरल होता है, गणनीय संख्यावाची के रूप में उसे वहां पर आपका बोला जा सकता है। एक बार सेंटेंस फिर पढ़ दूं आपका वहां पर, मोर देन वन स्टूडेंट, इसका उच्चारण भी सुन लेना, स्टूडेंट नहीं बल्कि स्टूडेंट होता है आपका वहां पर। तो अगला ये कह रहा है मोर देन वन स्टूडेंट, वहां पर ये कैसा सिंगुलर है या फिर आपका वहां पर प्लूरल है, ठीक है। तो आपको इतना ही इसमें देखना बेटा आपका वहां पर कि इस वाले पार्ट में एक से ज्यादा की बात तो आ जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, मोह के अकॉर्डिंग, लेकिन ये प्रेपोजिटरी फैक्टर है, वो इंफेटिक नेचर किसमें देता है, दबाव किसमें डालता है, ये चीज आपको वहां पर देखनी है। दो कार्ड दिए अपन ने, विल फेल्ड नहीं हो सकता है, और कौन सा, डज फेल्ड वहां पर नहीं हो सकता। 3 से 4 बार बोल दिया है। अब चेक करो इसमें बेटा जी, अगर आप देखते हैं तो यहां पर जो मोर देन वन वाला पार्ट आता है, इसके अंदर अगर 2 आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, तो वहां तो नेचर किसका है, प्लूरल का चला जाएगा। लेकिन जब इसमें एक फ्रेज इंफेटिक नेचर में आती है, केवल और केवल एक को बताने के लिए, तो यहां प्रभावी जो मोर होना चाहिए वो इसी के साथ अटैच हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एक ही कॉम्प्लिकेटेड नेचर का फ्रेज कहलाएगा, मोर देन वन। और ये प्लूरल सेंस की बजाय किसमें चला जाता है, वहां पर आपका सिंगुलर में। किसमें जाएगा आपका, वहां पर सिंगुलर में। अब देखने को ऐसा लगता है कि देन प्रीपोजिशन का काम करे, तो मोर बहुवचन है तो हैव ले आओ, लेकिन फिक्स है कौन सा, मोर देन वन। अगर ऐसा आ जाए मोर देन 2 है, 3 है, तो डेफिनेटली किसमें चला जाएगा आपका, वहां पर प्लूरल वाले में। ये उल्टा काम करेगा। जनरली प्रीपोजिशन किसके अकॉर्डिंग लेता है, पहले वाले के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां किसके अकॉर्डिंग लेगा बताओ, आपका दूसरे वाले के अकॉर्डिंग। तो अभी जैसे शुरू में एक सवाल हल्का बच्चे ने पूछा, तो यहां बच्चे का सवाल थोड़ा सा अच्छा भी माना जाएगा। 49 वाला बच्चे ने मुझे किसी एग्जामिनेशन का सवाल भेजा है। सवाल है, चूज द सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य चुनिए दैट कंटेन्स, जो सम्मिलित रखता है वेल एज एडवर्ब, वेल को एक क्रिया विशेषण के तौर पर। एनवीएस में आया हुआ सवाल, नवोदय विद्यालय संगठन में 2014 के टीजीटी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आपकी भाषा में ग्रेड 2 या सेकंड ग्रेड या सीनियर टीचर या वरिष्ठ अध्यापक में। तो पहली बात तो वेल को अंडरलाइन कर लीजिए, कहां कहां आपका वेल दिया हुआ है, चारों सेंटेंसेस में वेल देखने को मिल रहा है। लेट वेल अलोन, अच्छा रहेगा उसे अकेला छोड़ दो, तो इस अलोन को मॉडिफाई कर रहा है आपका, तो ये किसके सेंस में चला गया, एडजेक्टिव में, मतलब मॉडिफायर में आपका विशेषण का रूप कर रहा है। फिर वेल बिगन इज हाफ डन, अगर अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम तो पहले ही पूरा हो गया, तो ये बिगन किसका काम कर रहा है, वर्ब का, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है बेटा आपका,
एडवर्ब हो जाता है, क्रिया विशेषण हो जाता है। आई होप यू आर नाउ वेल, अब मुझे लगता है, मेरी आशा है कि आप बिल्कुल ठीक हो। तो वेल कौन है? यू है, तो प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला फिर से बेटा वहां पर क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव या फिर विशेषण हो जाएगा। लास्ट में वेल ठीक है, फूड हैव थॉट इट, ऐसा किसने सोचा होगा? तो ये किसका काम कर रहा है बच्चा? वहां पर आपका इंटरजेक्शन का काम कर रहा है या विस्मयकारी शब्द का काम वहां पर कर रहा है। तो मेरे पास में ये वाला पार्ट कौन सा? दूसरे वाला। ये किसका काम करेगा? एडवर्ब का। अब मैंने चारों के अंदर बता दिया तो आपके गलत होने के कोई चांसेस वहां पर नहीं रहेंगे। अब इसमें अगला सवाल एक, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी से सवाल है आपका, सुनना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन जीटीएम? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है या टीसीजी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है? उसमें कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है? द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग इन टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज का मतलब सेकेंड लैंग्वेज, नॉन नेटिव लैंग्वेज, एलियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अगर उसकी बात करते हैं तो टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना या संप्रेषित करना, तो ये तो डीएम का काम होता है, डायरेक्ट मेथड का, या सीएलटी का काम होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का, या एएलएम का काम होता है, ऑडियो लिंग्वल मेथड का। यहां पर इसका सीधा सीधा जीटी से कोई रिलेशन नहीं है। जीटी में कम्युनिकेशन कम होता है, रट्टा ज्यादा मरवाया जाता है। टीच स्टूडेंट्स अबाउट कल्चर एंड फाइन आर्ट्स, बच्चों को संस्कृति और ललित कलाओं के बारे में जानकारी देना। ये आपका कहीं ना कहीं सीएलटी के आसपास जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत किसी न किसी मिक्स अप्रोच में हो सकता है, लेकिन टीसीजी ट्रेडिशनल है, ऑर्थोडॉक्स है, कन्वेंशनल है, आउटडेटेड है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता है। फिर लर्न ग्रामर, व्याकरण सीखना और सिखाना दोनों काम करना। नाउ हाउ, ये भी जानना किस प्रकार से टू ट्रांसलेट, एक वाक्य को दूसरी भाषा में अनुवादित किया जाता है, एंड स्पीक सिंपल सेंटेंसेस, और छोटे छोटे और आसान आसान वाक्य वहां पर आपका पढ़े जाएं। ये सारा का सारा माजरा किसमें देखने को मिलता है? आपका जीटी के अंदर या फिर टीसीजी के अंदर आपको देखने को वहां पर मिलता है। लास्ट वाला अपन कट करते हैं तो किस आधार पर करते हैं वो सुनना। एप्रिशिएट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर, आप प्रशंसा करते हैं, आप तारीफ करते हैं विदेशी भाषा के साहित्य की। लर्न ग्रामर, उनकी व्याकरण सीखते हैं। ग्रो इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक आधार पर आगे बढ़ते हैं। बेटा ये डायरेक्ट मेथड में हो सकता है, टीसीजी में या जीटी में या जीटीएम में वहां पर ऐसा नहीं हो सकता है। अब आपके सवाल हमारे जवाब वाली सीरीज है, उसमें हर बार ऐसा होता है कि एक या दो सवाल बच्चा ऐसा डाल देता है जिसके अंदर वो खुद कंफ्यूज भी है, सवाल को ढंग से फ्रेम नहीं किया हुआ है, चारों ऑप्शन वहां सटीक नहीं बनते हैं। चार ऑप्शन तो बाद की बात है, पहले वो सवाल ही सही नहीं बनता है। तो ऐसे एक या दो है, उन सवालों से बचने की आप कोशिश करें। अब 10-11 सवाल जिन बच्चों के इसमें शामिल हो गए, तो जो बचे हुए सवाल है ऑटोमेटिक पता है, कोई पहले भी आ गए, कोई बीच में आए, बाद में आए, उनको जल्दी ही आपकी अगले क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर वहां पर शामिल करेंगे। अब इससे 10-11 सवाल इसमें आए, हो सकते हैं कि 15-20 यहां तक भी आपका आंकड़ा पकड़ सकता है। ठीक है, तो अपन मिलते हैं वहां पर इसके अगली सीरीज में, इंग्लिश सब्जेक्ट के 08 में, 8वीं में आपके सवाल हमारे जवाब में। तब तक के लिए बेटा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।